नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों का। कमलनाथ ने शिवराज को लिखा पत्र की ये 3 मांग। पूर्व सीएम कमलनाथ ने 3 मुद्दों को लेकर सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। कमलनाथ ने पहले पत्र में ब्लैक फंगस के इंजेक्शनों की कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्ती बरतने की मांग की है। दूसरे पत्र में उन्होंने कोरोना मृतकों के परिजनों की प्राकृतिक आपदा की मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मुआवजा राशि 5 लाख रुपए करने की मांग की है। वहीं तीसरे पत्र में किसानों की समस्या को दूर करने के सुझाव दिए हैं। पूर्व सीएम देश का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं शिवराज। सीएम शिवराज ने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ देश का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरा भारत कोविड और इंडियन कोरोना वाला बयान देना क्या कांग्रेस, कमलनाथ और सोनिया गांधी को शोभा देता है? क्या आपके इस बयान से दूसरे देश में रहने वाले भारतीयों का मनोबल कम नहीं होगा? क्या देश के सम्मान पर चोट नहीं पहुंचेगी? क्या यह बयान राष्ट्रद्रोही जैसा नहीं है? मैं पूछता हूं कि क्या ऐसा बयान देने वाले नेता पर क्या कार्रवाई होगी? अगर कमलनाथ ने पेन ड्राइव देख ली हो तो उसे उजागर कर दे नरोत्तम मिश्रा। हनी ट्रैप केस में सीएम कमलनाथ के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर कमलनाथ ने अकेले में पेन ड्राइव देख ली हो तो अब उसे उजागर कर दे, जिससे सबको पता चल जाए कि आखिर इसमें कौन कौन है और वो चेहरे बेनकाब हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा शुरू से मानना है कि हमने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। सरकारी रिकॉर्ड हम अपने पास नहीं रख सकते हैं। एमपी में टेस्ट की सीमा नहीं, संक्रमण पकड़ना जरूरी। सीएम प्रदेश में अब कोरोना की टेस्टिंग की कोई सीमा नहीं होगी। इसे लेकर सीएम ने होशंगाबाद में हुई बैठक के बाद जानकारी दी। सीएम ने ट्वीट किया, जितने अधिक से अधिक टेस्ट कराने हो इसकी कोई सीमा नहीं है। संक्रमण को पकड़ना आवश्यक है जिससे जल्दी से जल्दी संक्रमित का इलाज किया जा सके। 31 मई तक सभी गाँव, ब्लॉक, हर जिला अपने आप को कोरोना मुक्त करे। 1 जून से हम सामान्य गतिविधियां धीरे धीरे शुरू करेंगे। पीएम ने की समीक्षा बैठक, समय पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने को कहा। चक्रवाती तूफान यास के 26 मई को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तट पर पहुंचने का अनुमान है। इस संबंध में पीएम मोदी ने रविवार को अफसरों और मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इसमें पीएम मोदी ने निर्देश दिए कि संभावित खतरे वाले स्थानों से लोगों को समय पर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। एनडीआरएफ ने चक्रवात यास से निपटने के लिए 46 टीमों को पहले से ही काम में लगाया है। मध्य प्रदेश में 1 जून से वैक्सीनेशन को अभियान का रूप देंगे शिवराज सिंह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को नर्मदापुरम संभागीय मुख्यालय पर बैतूल और हरदा जिलों को कोविड की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1 जून से वैक्सीनेशन को अभियान का रूप देंगे। इसमें सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेंगे। मुख्यमंत्री ने बैतूल जिला प्रशासन को महाराष्ट्र की सीमा सील रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए हम दवाइयां मंगवा रहे हैं। इंजेक्शन की उपलब्धता बनाई जा रही है। केंद्र का मध्य प्रदेश को बड़ा तोहफा, करोड़ों की इस कार्य योजना को दी मंजूरी। केंद्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश को एक बार फिर बड़ा तोहफा दिया। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 724 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 3,856 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। इस राशि में एमपी के 51 राष्ट्रीय राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण, पुल और नवीन मार्गों के निर्माण का कार्य कराया जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। शहर में बहेगी उल्टी गंगा, रिवर फ्रंट को भरने के लिए जलालपुर से आएगा पानी। जब भी गलत काम होता है तो लोग एक कहावत बोलते हैं, उल्टी गंगा बहने लगी है। ऐसे ही उल्टी गंगा ग्वालियर शहर में स्मार्ट सिटी द्वारा बहाई जाने वाली है। स्मार्ट सिटी द्वारा शहर में रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है, जो कि गुरुद्वारे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल तक बनेगा। इस रिवर फ्रंट को भरने के लिए जलालपुर से पानी की लाइन बिछाई जाएगी, जबकि इससे पूर्व भी इसी फ्रंट को भरने के नाम पर निगम ने करीब 2 करोड़ रुपए का एक एमएलडी प्लांट जल विहार में लगाया था। इस मामले में हुए घोटाले की जांच लोकायुक्त में चल रही है। इस रिवर फ्रंट के निगमायुक्त शिवम वर्मा और सीईओ जयती सिंह ने शनिवार को निरीक्षण किया। हनी ट्रैप की पेन ड्राइव सार्वजनिक करे कमलनाथ, जानिए गृह मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री पर क्यों साधा निशाना। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हनी ट्रैप सीडी पेन ड्राइव वाले बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को फिर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी पहेलियां ना बुझाएं, पेन ड्राइव को सार्वजनिक कर दो ताकि चेहरे बेनकाब हो सके। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी अगर आपने पेन ड्राइव देख ली है तो उसको सार्वजनिक कर दो, सरकारी दस्तावेजों को अपने पास नहीं रखना चाहिए। कमलनाथ के समर्थन में उतरे जयवर्धन सिंह, शिवराज के खिलाफ खोला मोर्चा।
एक तरफ कोरोना वाले बयान पर बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज करा दी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी से कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के समर्थन में उतर आए हैं। बोले शिवराज, सामूहिक प्रयास से पॉजिटिविटी रेट पहुंचा 4.2, लिए महत्वपूर्ण फैसले। संक्रमण में कमी आ रही है, पॉजिटिविटी रेट घटकर 4.2 पर पहुंच गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर बैठक कर रहे हैं। आज नर्मदापुरम संभाग के सभी जिलों के कोरोना समीक्षक बैठक करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में जितने केस सामने आ रहे हैं उससे ज्यादा लोग स्वस्थ हो वापस अपने घर लौट रहे हैं। स्थिति दायरे में आने लगी है। शिवराज ने कहा कि हम अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। कोरोना की जड़ों पर अंतिम प्रहार करना अभी बाकी है। कमलनाथ पर एफआईआर कराएगी बीजेपी, विवादित बयानों का मामला। बीजेपी की भोपाल इकाई कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जा रही है। दरअसल कमलनाथ ने 2 दिन पहले वर्चुअल प्रेस वार्ता में जिस तरह के बयान दिए उनको लेकर बीजेपी को आपत्ति है और उन बयानों को संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन बताया गया है। 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक होगा एमपी, संक्रमण की रफ्तार पड़ी धीमी, पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे। एमपी में कोरोना संक्रमण को लेकर राहत भरी खबर है। संक्रमण की रफ्तार अब धीमी पड़ रही है। 9 अप्रैल के बाद एमपी में पहली बार 4000 से कम संक्रमित मरीज मिले। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दिए हैं कि 1 जून से प्रदेश को धीरे धीरे अनलॉक किया जाएगा। अभी पूरे प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। सीएम ने कहा कि हमारा लक्ष्य 31 मई तक हमारे राज्य को कोविड-19 से मुक्त करना है। जानिए मध्य प्रदेश में कब होगी 12वीं बोर्ड की परीक्षा। स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि जून के प्रथम सप्ताह में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 12वीं की परीक्षा के आयोजन के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। निर्णय लेते समय परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च वरीयता दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 12वीं की परीक्षा की आवश्यक तैयारियां पूर्व में ही कर ली गई हैं। फिलहाल परीक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। परिस्थितियां अनुकूल होने पर पुराने पैटर्न के अनुसार ही परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। कोरोना खत्म होने के बाद भी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को करवानी होगी ऑनलाइन पढ़ाई। कोरोना वायरस के चलते शिक्षा को आगे जारी रखने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प संस्थानों के सामने आया है। बीते 15 महीने से विश्वविद्यालय कॉलेजों में ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए विद्यार्थियों को पढ़ाई करवाई जा रही है। छात्र छात्राओं को भी इस नई पद्धति को अपना लिया है। यही वजह है कि अब इसे कोरोना के बाद भी जारी रखना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक प्रारूप बनाया है जिसमें संस्थानों को 40% सिलेबस ऑनलाइन के जरिए पढ़ाना होगा, जबकि शेष 60% सिलेबस ऑफलाइन कक्षाओं में करवाना होगा। फिलहाल नहीं खुलेंगे स्कूल, बच्चों की पढ़ाई को लेकर शिक्षा विभाग ने की बड़ी तैयारी। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। संभावना जताई जा रही है कि तीसरी लहर को देखते हुए फिलहाल राज्य शासन द्वारा स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। तीसरी लहर का असर भी एक बार फिर से बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा, जिसके बाद प्रदेश के सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से करवाई जाएगी। मामले में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जुलाई में हो सकती है सीबीएसई 12वीं की परीक्षा, 1 जून को फैसला संभव। 12वीं बोर्ड एग्जाम के आयोजन को लेकर आज हुई उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों ने परीक्षा के आयोजन के पक्ष में अपने विचार रखे। वहीं दिल्ली सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर को खतरे को देखते हुए एग्जाम न कराने की अपील की। केंद्र ने सभी राज्यों को 2 दिन के भीतर लिखित सुझाव मांगे हैं। 1 जून को इस पर फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक एग्जाम जुलाई महीने में कराए जा सकते हैं। जून में फिर दौड़ने लगेंगी। कोरोना कर्फ्यू में बंद की ट्रेनें, लेकिन यात्रियों पर रहेगी सख्ती। रेलवे कोरोना ने संक्रमण में बंद ट्रेनों को फिर से चलाने की तैयारी कर रही है। सब कुछ ठीक रहा तो ये ट्रेन जून माह के अंत तक चलने लगेंगी। दरअसल मध्य प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ दूसरे प्रदेशों में भी 1 जून तक कोरोना कर्फ्यू है। एक तरह से लॉकडाउन जैसी स्थिति है। जरूरी को छोड़कर सभी तरह के काम धंधे बंद हैं। इसके कारण लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। ट्रेनों को यात्री नहीं मिल रहे हैं। इसे देखते हुए रेलवे ने कुछ ट्रेनों को बंद कर दिया है। प्रत्येक रेल मंडल ने 2 से 6 बंद की गई हैं। इनके कोचों को फिर से तैयार किया जा रहा है। भोपाल रेल मंडल ने भी 5 ट्रेनें बंद कर दी हैं, जिनको यात्रियों के दबाव बढ़ते ही चलाने की तैयारी है। अब ऑक्सीजन की दर 150 रुपए प्रति घंटा। डॉक्टर की कंसल्टिंग फीस अधिकतम 1000 रुपए।
मेडिकल व्यवसाय से जुड़े कुछ व्यवसायियों ने कोरोना आपदा में भी फायदा तलाश लिया था। ऐसे व्यवसायियों के प्रति उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन ने गुरुवार को हुई जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में आपत्ति दर्ज कराई। कहा कि निजी अस्पताल वाले 200 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से मरीज को ऑक्सीजन दे रहे हैं। कंसल्टिंग डॉक्टर की विजिटिंग फीस भी 2000 रुपए तक ली जा रही है, जो ठीक नहीं है। ऑक्सीजन का पैसा और डॉक्टर की फीस कम कराओ। इस पर कलेक्टर आशीष सिंह ने तत्काल प्राइवेट अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा लिए जा रहे शुल्क की अधिकतम दर घोषित कर दी है। कुंभ के चलते देश में फैला कोरोना, गंगा में लंबे समय तक रह सकता है वायरस। हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र दुबे ने दावा किया है कि देश भर में कोरोना महाकुंभ की वजह से फैला है। दुबे ने शोध के बाद ये दावा किया कि उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान कोरोना संक्रमित व्यक्ति यदि गंगा में नहाया है तो उसकी वजह से दूसरे व्यक्ति को संक्रमण हुआ। साथ ही कहा कि कोरोना वायरस लंबे समय तक गंगा के पानी में रह सकता है। ब्लैक फंगस के लिए सस्ता सैनिटाइजर भी हो सकता है जिम्मेदार। एक रिसर्च में सामने आया है कि ब्लैक फंगस के लिए धूल के कण और बाजार में मिलने वाले नकली सैनिटाइजर भी जिम्मेदार हैं। IIT BHU के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रीतम सिंह ने बताया कि इन सस्ते सैनिटाइजर में मेथेनॉल की मात्रा जरूरत से कहीं ज्यादा होती है, जो आंख और नाक की कोशिकाओं को मृत कर फंगस को उगाने में बेहतर वातावरण तैयार कर रही है। इससे इंसान अंधा हो सकता है। इन सैनिटाइजर में 5% के आसपास मेथेनॉल होता है। चेक पेमेंट को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर्स के लिए जरूरी खबर। बैंक ऑफ बड़ौदा अगले महीने से चेक पेमेंट के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। ऐसा चेक पेमेंट के दौरान होने वाले फ्रॉड पर लगाम कसने के मकसद से किया जा रहा है। 1 जून से बैंक पॉजिटिव पे कंफर्मेशन को अनिवार्य करने जा रहा है। इसके तहत अगर 2 लाख से ज्यादा पेमेंट चेक की मदद से किया जाता है तो कस्टमर को दोबारा कंफर्मेशन करना होगा। उसकी अनुमति के बिना यह ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। बच्चे के नाम पर 500 में खुलवाएं ये खाता, मिलेगी टैक्स छूट व लाखों रिटर्न। PPF स्कीम में 500 के निवेश से खाता खुलवाया जा सकता है। इसका मैच्योरिटी टाइम 15 साल है, जिसे 5-5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। बच्चे के नाम पर इसे खुलवाने पर टैक्स की छूट मिलती है। 18 साल के होने तक गार्जियन को खाते को संचालित करना होगा। अगर आप बच्चे के नाम पर हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो इस पर 7.1% सालाना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता है। 15 साल बाद मैच्योरिटी पर 40,68,209 रुपए मिलेंगे। डाकघर की इस स्कीम से हर महीने खाते में आएंगे पैसे, जाने अधिकतम कितना मिलेगा फायदा। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम सरकारी स्मॉल सेविंग्स स्कीम है जो निवेशकों को हर महीने एक तय रकम कमाई का मौका देती है। इस स्कीम के तहत अकाउंट में सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट के तहत एक मुश्त राशि जमा की जाती है। उस राशि के हिसाब से आपके खाते में हर महीने पैसा आता रहता है। स्कीम 5 साल की है, जिसे आगे भी 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। डाकघर की स्कीम होने के नाते यह पूरी तरह से रिस्क फ्री होती है और यहाँ 100% निवेश पर सरकार सुरक्षा की गारंटी लेती है। जानते हैं पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम के तहत कैसे तय होती है, मंथली खाते में आने वाली रकम कितना अधिकतम ले सकते हैं इसका लाभ। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए पैन और ड्राइविंग लाइसेंस काफी, आधार जरूरी नहीं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए पैन और ड्राइविंग लाइसेंस काफ़ी है। UIDAI आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था है। UIDAI के मुताबिक वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ज़रूरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट भी उतने ही उपयोगी हैं। UIDAI ने साफ किया है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने की आधार की योग्यता को पूरा किए बिना भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।